हेलो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है, देखो इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्टिंग बात तुमको समझाने जा रहे हैं। डीएनए या आरएनए, इन दोनों में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? बड़े डिस्प्यूटेड क्वेश्चन का एक आंसर देना है, डीएनए या आरएनए। चूंकि जेनेटिक मटेरियल जब क्रोमोसोम की बात कर रहे थे तो एक क्रोमोसोम में हमको केमिकली क्या क्या मिला, तो तुम आंसर दोगे कि सर केमिकली दो चीजें मिली थी। कौन कौन सी चीजें मिली थी? एक प्रोटीन मिला था जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा न्यूक्लिक एसिड मिला था जो दो तरह का था। कौन कौन? एक डीएनए और एक आरएनए। तो देखो हर्शी एंड चेस जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो मेरा प्रीवियस क्लास था उसमें तुम्हें हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने बताया था। हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से एक बात क्लियर हो गई थी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, तो इसको हम लोग काट देते हैं, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। कंफर्मेशन किया गया था, चूंकि वो जिस बैक्टीरियोफाज पे काम किए थे वहां पे डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिल रहा था, तो वो कंफर्म किए थे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग दूसरी बात कहने जा रहे हैं। कुछ ऐसे वायरस होते हैं, हम उनके बारे में कह रहे हैं, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जिनका नाम हम यहां लिखे हैं टोबैको मोज़ैक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज। हम लोग बैक्टीरियोफाज शब्द के बारे में बता चुके हैं आपको ना, क्या बताए थे? फाज शब्द का मतलब वायरस होता है। फाज शब्द का मतलब क्या होता है? वायरस होता है। जिस नाम के पीछे वो लगा रहता है उसी पे वो अटैक करता है। तो अगर बैक्टीरियोफाज है मतलब ये वो वायरस है जो बैक्टीरिया पे अटैक करेगा या बैक्टीरिया पे ग्रो करेगा, ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग। तो कुछ वायरस में टोबैको मोज़ैक वायरस, अब इसके बारे में बताते हैं। टोबैको तंबाकू हम लोग देखते होंगे रास्ते में लोग ऐसे 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 करते हुए चलते हैं, इसको तंबाकू टोबैको कहते हैं। और ऐसे ऐसे घसने के बाद चूना लगा के, कैल्शियम रहता है, फिर ऐसे चुटकी बनाते हैं और फिर इसको ऐसे मुंह में डाल लेते हैं। तो इसको बिहार और यूपी में खैनी कहते हैं, हिंदी स्पीकिंग एरिया में टोबैको को खैनी कहते हैं। और बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर लालू जी बड़ा पसंद किया करते थे। लालू जी बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर ये खैनी को बहुत पसंद करते थे। और उनके जो सबऑर्डिनेट स्टाफ्स होते थे, सीनियर आईएएस रैंक के, कभी कभी प्यार से दुलार से उनको कहते थे, अरे भाई जरा खैनी बनावत। नहीं, ये वहां की भाषा में जरा खैनी बनावत। अब बेचारे लोग ऐसे 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 रगड़ते रहते थे। कोई अगर कम रगड़ के उनको खैनी बना के दे दिया, टोबैको दिया, तो बड़ा गुस्साते थे और कहते थे 80 चुटकी, ऐसे ऐसे 80 टाइम्स, 80 मतलब 80 टाइम्स ऐसे ऐसे, और 90 ताल 90 टाइम्स ऐसे ताली मारी उस पर, तब उसका जो बुरादा निकल जाएगा। फिर जो वो टोबैको बचेगा, 80 चुटकी 90 ताल, तब देखो खैनी का हाल। ये लालू जी का स्टेटमेंट था भाई। लालू जी अपने जमाने में बिहार के चीफ मिनिस्टर, बहुत रूलिंग चीफ मिनिस्टर रहे और क्रिएटिव, तो ऐसा ऐसा क्रिएटिव काम किए कि जिसके बारे में आज हिस्ट्री है ना। तो देखो हम लोग क्या क्या बताएं, तो वो टोबैको के बारे में कह रहे थे, वो तंबाकू के बारे में। अब सबको याद हो गया होगा, सारे बच्चों को याद हो गया होगा टोबैको किसको बोलते हैं। इसके पत्ते में एक बड़ा अच्छा सा डिजीज होता है, ये जो पत्ता है ना इसका, इसमें जगह जगह पे स्पॉट दिखने लगता है। ये जो ग्रीन रंग का लीफ था ना, इसमें येलो कलर के स्पॉट दिखने लगते हैं। देखने में फ्लोर में जब हम लोग मोज़ैक करते हैं ऐसा ही ये एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए ये वायरस से होता है, ये एक डिजीज है, इसका नाम दिया गया टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या नाम दिया गया? तो टीएमवी के बारे में जान के देखो, जितने भी वर्ड्स आते हैं, चाहे हम जो भी पढ़ा रहे हो, कोई भी नई बात आएगी तो पहले उस पर कंसंट्रेट करेंगे, उसको समझेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे। यही तरीका होना चाहिए। और बार बार हम लोग जो ये कहते हैं ना, एनसीईआरटी मस्ट बी एक्सप्लेन्ड, एक एक शब्द उसके एक्सप्लेनेशन होने चाहिए, आपको एक्सप्लेन्ड होने चाहिए, तभी आप मेडिकल के नीट के क्वेश्चंस बना पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग अभी बता रहे थे कि टोबैको मोज़ैक वायरस में, और क्यूबी बैक्टीरियोफाज एक तरह का और वायरस है जो बैक्टीरिया पे ग्रो करता है, उस पे
आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिल रहा था। ऐसे भी हम लोग जब वायरस पढ़ाए हैं, जिस टॉपिक में वहां देखे होंगे कि वायरस के बारे में बताए थे कि वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर दी बोथ। वायरस में या तो डीएनए मिलता है या आरएनए मिलता है, कभी भी दोनों चीजें एक साथ नहीं मिलती है। तो वायरस कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए, नेवर दी बोथ। अब जरा देखो तो टोबैको मोज़ेक वायरस में और क्यूबी बैक्टीरियोफाज में आरएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वाज जेनेटिक मटेरियल। ये जो आरएनए था जेनेटिक मटेरियल के रूप में, इसका मतलब अब तुम्हारे पास दो जेनेटिक मटेरियल हो गए, डीएनए और आरएनए। अब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई जब दो जेनेटिक मटेरियल होंगे तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल अच्छा होगा, किसको प्रीफर करेगा? कौन? नेचर। ये नेचर जो है किस जेनेटिक मटेरियल को प्रीफर करेगा, यहां पे हम लोग आके रुकेंगे। ध्यान से समझना। हर्शी एंड चेज ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिए थे। प्रोटीनेज डाले, प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ। आरएनएज डाले, आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ। लेकिन डीएनएज डालते ही डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, अब कैरेक्टर ट्रांसमिट नहीं हुआ। तो हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से क्या क्लियर हो चुका था कि जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होगा, नहीं न्यूक्लिक एसिड होगा जो डीएनए का फॉर्म में था। तो हर्शी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट से इट वाज क्लियर दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। बट चूंकि टोबैको मोज़ेक वायरस में या क्यूबी बैक्टीरियोफाज में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल मिला, तो अब यहां पे प्रश्न उठा कि भैया डीएनए भी है और आरएनए भी है, किसको नेचर प्रीफर करेगा, किसको नेचर पसंद करेगा? तो हम लोग आएंगे, ये दोनों तुमको पूछ सकता है, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब आ जाओ जेनेटिक मटेरियल किसको पसंद किया जाएगा, इसकी हम लोग बात करेंगे। तो ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल के रूप में, उनमें ये सब क्राइटेरिया होना चाहिए। ये नीचे हम लोग उसके क्राइटेरिया को लिख के समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे क्राइटेरिया हैं, अगर डीएनए या आरएनए में जो भी इन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा, उसी को नेचर पसंद करेगा, वही इवोल्यूशन में आगे बढ़ेगा। जैसे तुमको मेडिकल क्वालिफाई करना है, तो मेडिकल के नीट के एग्जाम में एक टेस्ट लिया गया। जो नीट के टेस्ट के में क्वालिफाई करेगा, जो 600 प्लस नंबर लाएगा, उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। नहीं तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इज 600 प्लस मार्क्स। इसी तरह से जेनेटिक मटेरियल का क्राइटेरिया साइंटिस्ट लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नेचर में क्या हो रहा था, उसके बेसिस पे जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आया वो पहला था। जेनेटिक मटेरियल नेचर उसी को प्रीफर किया जिसमें केमिकली और स्ट्रक्चरली जो स्टेबल था, केमिकली और स्ट्रक्चरली जो मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल थे, वही जो ज्यादा स्टेबल थे केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी, वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। पहला कैरेक्टर, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। 4 में से 3 दे देगा, चौथा ऑल ऑफ दीज दे सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर टू बी ए जेनेटिक मटेरियल, एक क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। 4 में से फिर 3 देगा, एक कोई चौथा ऑप्शन दे देगा। तो तुमको एकदम विजन अपना क्लियर रखना है, एकदम तुमको क्वेश्चंस मिलते ही सोचना नहीं है, एकदम क्लियर। ये सब इतनी बार हमको प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चंस के समय आपके पास वक्त नहीं रहेगा, टिप पे आपके दिमाग के टिप में तुम्हारे को आंसर होना चाहिए, समझ में रहनी आनी चाहिए। तो इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। और हम लोग समझा रहे हैं, जिस लेवल पे समझा रहे हैं, यहां पे कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह देगा कि सर आपकी बात हमको क्लास समझ में नहीं आया। क्योंकि आई एम नोन फॉर समझाने के लिए, आई एम नोन फॉर समझाऊं, मैं समझाने के लिए जाना जाता हूं, है ना। और आपके दिमाग में बात डालना ये मेरी जिम्मेवारी है, बशर्ते आप क्लास ठीक से ऑब्जर्व कर रहे हो। इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। दूसरा क्वेश्चन,
इसमें एबिलिटी होनी चाहिए अपने जैसे कॉपी को बनाने की, रेप्लिकेशन करने की, इसमें एबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो ये अपने जैसे कॉपी को बना सकता है, अपने जैसे ये ध्यान रखना। अगर कोई जेनेटिक मटेरियल है तो वो अपने जैसे कॉपी को, रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी बनाएगा तो कहेंगे रेप्लिका। रेप्लिकेशन जो करेगा वही जेनेटिक मटेरियल होगा, और जो रेप्लिकेशन नहीं करेगा वो जेनेटिक मटेरियल कतई नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। तो डीएनए और आरएनए में जो रेप्लिकेशन करेगा, प्रोटीन जो रेप्लिकेशन करेगा, तो पहला कैरेक्टर क्या मिला आपको? मोस्ट केमिकली एंड फंक्शनली ये स्टेबल होना चाहिए। ये मिला केमिकली एंड स्ट्रक्चरली ये स्टेबल होना चाहिए, और ये अपने जैसे रेप्लिका बनाने में भी एबल होना चाहिए। दूसरा, इसमें म्यूटेशन भी होना चाहिए, लेकिन म्यूटेशन बहुत स्लो हो, ताकि ये फ्यूचर में म्यूटेशन हो, लेकिन म्यूटेशन कैसा हो? स्लो म्यूटेशन हो। कैसा म्यूटेशन हो भाई? स्लो म्यूटेशन हो। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के काम, अब तुरंत इवोल्यूशन हो गया, तुरंत अगर म्यूटेशन हो गया तो ये बेकार हो जाएगा। बहुत धीरे म्यूटेशन हो, ताकि एक स्पीसीज धीरे एक नए स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाए, स्पेसिएशन हो जाए, नए स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाए। अगर फास्ट म्यूटेशन हो गया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। तो जेनेटिक मटेरियल वो हो जिसमें बहुत धीरे मॉडिफिकेशन हो सके, म्यूटेशन हो सके, और म्यूटेशन अगर होगा तभी क्या होगा? ये स्लो म्यूटेशन होगा, तभी ये इवोल्यूशन में हेल्प करेगा। रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन इज व्हाट? स्लो म्यूटेशन। एक अच्छा क्वेश्चन तुम्हारे टारगेट का देगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर, किसके लिए देगा? इवोल्यूशन देगा, म्यूटेशन, फास्ट म्यूटेशन, स्लो म्यूटेशन, स्टेडी म्यूटेशन, कांस्टेंट म्यूटेशन। तुम्हारा आंसर हो जाएगा स्लो म्यूटेशन, धीरे म्यूटेशन हो रहा हो। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इनसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। मेंडल के लॉज को जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिस तरह से मेंडल के प्रिंसिपल में हमने ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को दिखाया था, क्या दिखाया था? ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर को हमने दिखाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया ना? मेंडेलियन ट्रांसमिशन को जिस तरह से हमने दिखाया था, है ना? तो ये जो कैरेक्टर हम लोग देखे, ट्रांसमिशन हो रहा था, ये उस प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। कौन? जो जेनेटिक मटेरियल होगा। तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो मेंडेलियन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, वो केमिकली और फंक्शनली स्टेबल होगा, वो स्लो म्यूटेशन को कॉज करेगा, उसमें स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, वो अपना रेप्लिका भी बनाएगा, अपनी कॉपी बना पाएगा। ये जो भी कैरेक्टर होंगे, चौथा कैरेक्टर भी मालूम हो गया। पांचवा, मटेरियल शुड बी, कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, एनफ नॉट टू चेंज विथ, किसके साथ? डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ या एज, और विथ चेंज इन फिजियोलॉजी की। देखो कैसा होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो समय या एज के साथ नहीं बदले, जो एज के साथ नहीं बदले, ग्रोथ के साथ नहीं बदले, फिजियोलॉजिकली कोई काम करने को उसको मिले तो ये नहीं बदले। मतलब समझ में आ गया? ये तभी स्टेबल माना जाएगा जब डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ में भी वो कांस्टेंट मेंटेन करे, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। विद दैट एज, छोटे में कुछ और था, बड़े होके कोई और काम करने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुड बी स्टेबल एनफ विथ चेंज ऑफ टाइम, मतलब इसमें विथ डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ, छोटे से बड़ा होना, डिफरेंट स्टेजेस, और बड़ा होना, और डिफरेंट स्टेजेस। तो डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हो, फिजियोलॉजिकली भी कोई चेंजेस नहीं हो, विद द इंक्रीज इन एज कोई चेंजेस नहीं हो। ऐसे ही मटेरियल को क्या मानेंगे? ऐसे ही मटेरियल को हम लोग मानेंगे जेनेटिक मटेरियल। 6 नंबर पे आ गया, डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रीफर्ड एज जेनेटिक मटेरियल। अब हम लोग डीएनए और आरएनए को कंपेयर किए तो क्या देखे?
देखिए डीएनए ज्यादा स्टेबल था। डीएनए कैसा था? डीएनए ज्यादा स्टेबल था। और जो ज्यादा स्टेबल होगा वही जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाएगा, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाएगा। तो कौन ज्यादा था, ये क्लियर हो गया? कौन ज्यादा था भाई? तो डीएनए ये ज्यादा स्टेबल था, क्यों था? अब उसके पीछे हम लोग कुछ रीजंस बता रहे हैं क्यों था। पहला, डीएनए में और आरएनए में अंतर देखो। आरएनए में फ्री ओएच मॉलिक्यूल्स जो था, हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप था, ये आरएनए को कमजोर बना देता है ना? ये आरएनए को क्या कर देता है? कमजोर बना देता है और इजीली ये डिग्रेडेबल हो जाता है, आराम से ये ब्रेक कर जाता है इजीली। कौन? आरएनए। तो जो इजीली डिग्रेड कर जाएगा वो कभी भी स्टेबल या जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकता। दूसरा, जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में थायामीन्स पाया जाता है इंस्टेड ऑफ यूरासिल, और थायामीन को 5 मिथाइल यूरासिल कहते हैं। थायामीन इज व्हाट? 5 मिथाइल यूरासिल। देखो यूरासिल में एक और अटैचमेंट हो गया, 5 नंबर कार्बन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यूरासिल में मिथाइल ग्रुप जोड़ने से यूरासिल के कंपैरिजन में थायामीन बिकम मोर स्टेबल। यूरासिल ही था, थायामीन क्या एक तरह का यूरासिल का कॉम्पोजिशन था। यूरासिल के कॉम्पोजिशन में 5th नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है? मिथाइल जुड़ा हुआ है। यूरासिल बिकम मोर स्टेबल विद द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप एट 5 कार्बन एंड 5 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप के मिलने से थायामीन ज्यादा स्टेबल हो गया। किसके कंपैरिजन में? यूरासिल के कंपैरिजन में। मतलब यूरासिल के कंपैरिजन में थायामीन का मिलना ज्यादा स्टेबिलिटी को प्रोवाइड कर रहा था। तो ये कन्फर किया, एडिशनल स्टेबिलिटी आपको मिल गई। किसके चलते मिली? थायामीन के चलते। इसका मतलब कंक्लूड करेंगे तो क्या बोलेंगे? आरएनए इसका मतलब इसके कंपैरिजन में अनस्टेबल है। म्यूटेशन इसमें फास्टर रेट में होता है, म्यूटेट एट ए फास्टर रेट। इसीलिए वायरस जिसमें आरएनए होता है ये कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आरएनए वायरस डायरेक्टली प्रोटीन बनाने लगता है। हम लोग जानते भी हैं डीएनए से आरएनए बनता है और तब आरएनए से प्रोटीन बनता है, लेकिन जहां पे डीएनए से आरएनए बना उसको ट्रांसक्रिप्शन बोले, और फिर आरएनए से प्रोटीन बना उसको ट्रांसलेशन बोले। तो जिस वायरस में आरएनए मिल रहा होगा ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत है। क्यों? हम लोग 2 नाम रखे थे 2 बच्चों का, एक का नाम रखे थे गुड़िया, दूसरे का नाम बच्चे का नाम रखे थे मोनू। मोनू तुम बता दो और गुड़िया तुम बता दो, क्या होगा जरा बताओ? आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो डीएनए से आरएनए बनने का स्पेस कम हो गया, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, डायरेक्टली आरएनए प्रोटीन बनाना शुरू कर देगा। डायरेक्टली आरएनए क्या बनाएगा? तो ये पूरे को कंक्लूड करने के बाद हम कंफर्म हो गए कि डीएनए इज मोर स्टेबल। इसीलिए मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में डीएनए वर्सेस आरएनए की दौड़ में, रेस में डीएनए आगे बढ़ गया, और हम कंफर्म कर सकते हैं कि डीएनए इज नाउ विद दिस एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, इस सब एग्जाम्पल के साथ कह सकते हैं हम लोग कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए वर्सेस डीएनए एक छोटा सा पैराग्राफ एनसीईआरटी का हमने पूरी तरह से इसको एक्सप्लेन किया। इसके बाद फिर एक छोटा सा पैराग्राफ, इसके बाद वाले वीडियो में आरएनए वर्ल्ड हम लोग देखेंगे, छोटा सा पैराग्राफ इसको डिस्कस करेंगे। तो वंस अगेन सभी लोगों को मजा आया होगा। महेश सर के क्लास में एंजॉय करो, तुम लोग सब कोई टारगेट करो। जो टारगेट मैंने बताया 600 प्लस का टारगेट है नीट के लिए। जितना भी हम लोग अभी मॉलिक्यूलर डिस्कशन कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंटेंस डिस्कशन किए, इसके पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावर डिस्कशन किए, इसके बाद जो चैप्टर्स बचेंगे उनमें से इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पता है क्या होगा। ये टॉपिक तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा है, इसके बाद बहुत इजी टॉपिक बच जाएंगे। इकोलॉजी,
हालांकि वेटेज इकोलॉजी का भी बहुत ज़बरदस्त है। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंप्रूवमेंट इन फ्रूट है ना, फूड में इंप्रूवमेंट कैसे कराए हम लोग, तो ये सब फिर हम लोग कहते हैं बैक्टीरिया से या डिफरेंट चीज़ों से होने वाले डिजीज। तो एक एक वीडियो को आप बारीकी से देखिए, हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अभी के लिए हम लोग बाय बोलेंगे आपको, थैंक यू, और खूब अच्छे से मन से पढ़िए और इस कोविड के समय में अपने को सेफ रखिए, अपने को सेफ रखिए, कम लोगों से मिलिए और खूब पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ओके, बाय।